तुमने अपना चेहरा देखा है? तुम बिल्कुल एवरेज लड़की हो। मैंने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के से कहा that I loved him, लेकिन वो मुझे देखकर हंसने लगा। I really wanted to cry। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा छिपाया और शर्म के मारे वहाँ से भाग गई। लेकिन तभी मैंने फैसला किया कि मैं खुद को बदलूंगी। आज के बाद कोई मुझे साधारण नहीं बोल पाएगा। हेलो, मेरा नाम वैलेरी है। ये 2 साल पहले की बात थी। मैं एक ड्रामा फैकल्टी में पढ़ रही थी और एक फेमस एक्ट्रेस बनने का सपना देख रही थी। मैंने कई ऑडिशंस दिए। मशहूर होने के लिए मैं कोई भी रोल्स करने को तैयार थी और आखिरकार मुझे एक रोल मिल ही गया। मुझे एक आइसक्रीम कमर्शियल में काम करने का चांस मिल गया। बहुत सी लड़कियों ने उस रोल के लिए मना कर दिया था। उस रोल में एक्ट्रेस को ठंडे पानी से भरे हुए एक पूल में जाकर आइस खाना था। ऑफ कोर्स द आइडिया वाज क्रेजी बट आई एग्रीड। फिल्मिंग से एक दिन पहले मैंने आइस शावर ट्राई करके देखा। ये सचमुच बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार कुछ मिनट के लिए मैं शावर के नीचे खड़ी होने में कामयाब हो गई। अगले दिन मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड डैन से कहा कि वो मेरे साथ आए और मेरी फिल्मिंग को शूट करे। डैन मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। उन्होंने मुझे एक खूबसूरत स्विम सूट दिया, वाटरप्रूफ मेकअप किया और मेरा रोल समझाया। शावर के नीचे प्रैक्टिस करने के बावजूद ठंडे पूल में जाना बहुत स्कैरी लग रहा था, लेकिन सब कुछ एक ही टेक में हो गया। सभी ऑपरेटर्स, प्रोड्यूसर्स और क्लाइंट्स मुझे देखकर एकदम शॉक थे। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एट दैट मोमेंट। जब मैं पवेलियन में बैठकर आराम कर रही थी, तभी एक लड़का मेरे पास आया जो एक बड़े टीवी चैनल से था। उसने मुझे उनके आने वाले एक शो में पार्टिसिपेट करने का ऑफर किया। इस शो में पार्टिसिपेंट्स को 3 टेस्ट पास करने होंगे। हर टेस्ट के लिए पॉइंट्स दिए जाएंगे। आखिर में जिस पार्टिसिपेंट के पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही पार्टिसिपेंट जीतेगा। जाहिर है मैंने खुशी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उस शाम डैन ने मेरी वीडियोस एडिट करने में मेरी मदद की और फिर उन्हें टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया। मैंने हम दोनों के लिए पिज्जा ऑर्डर किया। डैन ने हंसते हुए कहा कि जब मैं फेमस हो जाऊंगी तो मुझे उसके लिए उसके फेवरेट बैंड के कॉन्सर्ट टिकट्स खरीदने होंगे। वो तो उस बैंड के पीछे पागल था। अगली सुबह मुझे एक सरप्राइज मिला। जब मैंने अपना टिकटॉक देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरे वीडियोस को ढेर सारे व्यूज मिले थे। मैं पूरा दिन बहुत खुश थी, लेकिन शाम को जब मैं सेट पर जाने ही वाली थी तब मेरी मॉम ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरे छोटे भाई की देखभाल करने के लिए मुझे घर आने को बोला। वो थोड़ा बीमार था और मॉम को नाइट शिफ्ट पे जाना था। मैंने मॉम से कहा कि आज शाम मेरी शूटिंग है, इसलिए मैं घर पर नहीं आ सकती। वैलेरी, क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, शूटिंग या तुम्हारा भाई? That was not fair। हम दोनों में काफी बहस हुई और उसके बाद मैंने फोन रख दिया। डैन और मैं सेट की तरफ निकल गए। मैंने ऑर्गेनाइजर से पहले ही परमिशन ले ली थी, इसलिए डैन को भी मेरे साथ अंदर जाने का मौका मिला। इस शो में मेरे अलावा और कुछ पार्टिसिपेंट्स थे। हमें नहीं पता था कि ये किस तरह के टेस्ट होंगे, लेकिन हमसे कहा गया कि ये मजेदार होने वाले हैं। हाँ, सच कहूँ तो ये सिर्फ ऑडियंस के लिए मजेदार होने वाला था। पहले ट्रायल में हमें एक लंबे सी टेबल पर बिठाया गया। उस टेबल पर कुछ ढकी हुई प्लेट्स थी। जब उनका ढक्कन हटाया गया तो बदबू से हमारा दम घुटने लगा। उन प्लेट्स में किसी तरह की कोई मरी हुई फिश रखी हुई थी। प्रेजेंटर ने कहा कि उनका नाम सुरस्ट्रॉमिंग था। ये एक स्वीडिश कैंड फिश थी। हमें उन्हें जल्द से जल्द खाना था। पहले तो मैंने ये गेम खेलने से साफ मना करने का सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ अजीब करने का फैसला किया। मैंने सीधे उस फिश को अपने मुंह में ठूस लिया और किसी तरह उसे खा गई। बट इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये कर दिया था। 2 पार्टिसिपेंट्स ने उल्टी कर दी और इसलिए उन्हें कंपटीशन से एलिमिनेट कर दिया गया। दूसरी टेस्ट में हमें एक स्क्रीन के पास लाया गया। जब प्रेजेंटर ने स्क्रीन हटाई तो हम शॉक्ड होकर पीछे हट गए। वहाँ पर एक बाथ टब था जिसके अंदर ढेर सारे स्पाइडर्स थे। हमें उस टब में 1 मिनट के लिए बैठना था। एक पार्टिसिपेंट तो इतना डर गई कि उसने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। लकीली मुझे स्पाइडर्स का डर बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि जब मैं टब के अंदर गई तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने अपने आप को हिम्मत दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक एक स्पाइडर मेरे चेहरे के ऊपर आ गया और मैं चीखते हुए टब से बाहर आ गई। मेरी लास्ट ओपोनेंट ने ये चैलेंज पूरा कर दिया और मुझसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए। तो अब इस कॉन्टेस्ट का विनर फाइनल राउंड में पता चलने वाला था। लास्ट राउंड और भी खतरनाक था। हमें वॉशिंग मशीन्स के अंदर जाना था। प्रेजेंटर ने कहा कि वो ये मशीन शुरू कर देंगे और जो पहले उल्टी करेगा वो ये राउंड हार जाएगा। जब ये टेस्ट शुरू हुआ तब मेरी हालत वाकई खराब हो गई थी। मैं किसी तरह खुद को उल्टी करने से रोक रही थी और तभी अचानक मशीन रुक गई। मेरी ओपोनेंट ने उल्टी कर दी थी और इसका मतलब मैं जीत गई थी। सभी ने मुझे कांग्रेचुलेट किया और मुझे प्राइज भी दिया गया। शो के बाद डैन और मैंने बैक स्टेज फुटेज से कुछ वीडियोस एडिट किए और उन्हें टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया। मेरी ऑडियंस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जब ये टीवी पर आया तब तो एक दिन मेरे 10,000 फॉलोअर्स बढ़ गए।
कुछ दिनों बाद मुझे लेक्चर के दौरान एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैं हॉल से बाहर आई और उसे आंसर किया। वो किसी जापानीज कंपनी का कॉल था। वो अपनी कमर्शियल्स के लिए मॉडल्स ढूंढ रहे थे। उन्हें यूरोपियन दिखने वाली ब्लॉन्ड गर्ल्स की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी शूटिंग किसी और स्टेट में हो रही थी, इसीलिए मेरा कुछ दिनों के लिए वहाँ पर शिफ्ट होना जरूरी था। और तो और उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत निकलना होगा। मैं तुम्हें पहले ही वार्न करता हूँ, जापानीज एडवर्टाइजमेंट्स थोड़े से अजीब होते हैं। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। लेकिन मुझे तो किसी भी चीज का डर नहीं था। मैं बहुत खुश थी। मुझे अपने टिकटॉक के लिए एक नया लोकेशन मिलने वाला था। मैंने लेक्चर बीच में ही छोड़ दिया और सीधे घर चली गई। मैंने अपनी बैग्स पैक की और घर से निकल गई। कंपनी ने मेरे टिकट्स और रहने का इंतजाम कर रखा था। मेरे अपार्टमेंट में एक और एक्ट्रेस आने वाली थी। उसका नाम मिकी था और हम दोनों उस कमर्शियल के स्टार्स बनने वाले थे। हमारे इंटरेस्ट काफी मिलते जुलते थे और हम दोनों एक ही घंटे के अंदर अंदर अच्छे दोस्त बन गए थे। सोने से पहले मुझे याद आया कि मैंने शूटिंग के बारे में किसी को भी नहीं बताया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वैसे भी मॉम को मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ डैन को एक शॉर्ट मैसेज भेज दिया और आराम से सो गई। अगले दिन मिकी और मैं सेट पर पहुँचे। ये कुछ अलग ही लेवल का था। यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर जापानीज थे। मेरी नजर एक यंग कैमरामैन पर गई। मैंने उससे थोड़ा फ्लर्ट किया और उसे बैक स्टेज फुटेज देने के लिए बोला। जाहिर है वो मुझे ना नहीं कह सका। उस दिन हमने एक कैट फूड के लिए एडवर्टाइजमेंट शूट किया। एक कोरियोग्राफर ने मुझे और मिकी को कैट कॉस्ट्यूम्स पहनकर डांस स्टेप्स करना सिखाया। वहाँ असली की बिल्लियाँ भी थी, इसीलिए हमें कई बार रीटेक्स करने पड़े। इन सब चीजों से शूटिंग प्रोसेस कई दिनों तक चली। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने एनिमे कैरेक्टर्स, एलियन और एक मिल्क कार्टन के कपड़े पहनकर एडवर्टाइजमेंट शूट किए। साथ ही मैंने उन्हें टिकटॉक पर भी पोस्ट किया और मेरे फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन मैं यूं ही वीडियो स्क्रॉल करे जा रही थी और तभी मैंने एक लड़के को छतों पर से जंप करते हुए देखा। मैंने इसे गूगल किया और पता चला कि इसे रूफिंग कहते हैं। रूफर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर जाकर खतरनाक स्टंट्स करते थे। मैं भी इसे ट्राई करना चाहती थी। जाहिर है मैं एकदम इतना सारा रिस्क तो नहीं लेने वाली थी, इसलिए मैंने एक छोटी सी बिल्डिंग चुनी और उसके फायर एस्केप से ऊपर चली गई। मैंने ये सब शूट किया और ऊपर जाकर कुछ वीडियोस भी बनाए। जब मैंने ये वीडियोस पोस्ट किए तो मुझे काफी अच्छे कमेंट्स मिले। मेरे फॉलोअर्स को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे थे और इसलिए मैंने ये काम जारी रखा। जल्दी ही मुझे टिकटॉक की सुपर गर्ल कहा जाने लगा। आई लव्ड एवरीथिंग आई वाज डूइंग। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे इससे भी ऊंची बिल्डिंग पर जाना चाहिए। ये रिस्की था, लेकिन पॉपुलर बनने के लिए आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग। मैंने मिकी को अपने साथ लिया ताकि वो मेरी वीडियोस ले सके। हम एक टीवी टावर के पास पहुँचे। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाली थी। आसपास नजर रखना, हमें पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिकी ने हाँ बोला और वीडियो निकालने के लिए रेडी हो गई। मेरे बेल्ट पर एक और फोन लगा हुआ था, जिससे मैं ऊपर जाकर कुछ फोटोज लेने वाली थी। टीवी टावर पर चढ़ते हुए मैंने एक बार भी नीचे नहीं देखा। ऊपर जाना काफी मुश्किल था और मुझे टाइम का पता भी नहीं चला। अचानक मुझे कुछ सायरन्स की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने नीचे देखा और इस सरप्राइज में लगभग गिरने ही वाली थी। नीचे बहुत सारी पुलिस कार्स और फायर ट्रक्स थे। ओह नो, ये लोग कैसे आ गए? कुछ फायर फाइटर्स तुरंत टीवी टावर पर चढ़ गए और मेरी मदद करने लगे। वैसे मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे अरेस्ट ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो मेरा एक्टिंग करियर तो खत्म हो जाएगा। बट लकीली मुझे सिर्फ थोड़ा फाइन भरना पड़ा। मिकी ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि उसे भी पता नहीं चला कि पुलिस कब वहाँ पर पहुँच गई। मैंने उससे कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अचानक मुझे फायर फाइटर्स में से एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन जब मैं उसके पास गई, सेड्रिक, वो पीछे मुड़ा और ये वही लड़का था। वो सचमुच सेड्रिक था, मेरा हाई स्कूल क्रश, वही जिसने एक समय मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वैलेरी। हम दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो बिल्कुल भी नहीं बदला था, बट आई मैनेज टू चेंज अ लॉट। मुझे लगा कि वो मुझे देखकर काफी खुश हो जाएगा। मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती थी, लेकिन सेड्रिक मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। इसके बजाय वो मुझ पर चिल्लाने लगा, तुम जैसे बेवकूफों की वजह से दूसरों को परेशानी होती है। तुम्हारी नॉनसेंस की वजह से फायर फाइटर्स उन लोगों की मदद नहीं कर पाते जिन्हें सचमुच जरूरत होती है। मुझे ये सुनकर काफी गुस्सा आया। बेवकूफ मैं नहीं बल्कि तुम हो। जानते हो मेरे टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स हैं? आज मैं पॉपुलर हूँ और तुम कुछ भी नहीं। लेकिन सेड्रिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। Who needs popularity? क्या तुम सच में सिर्फ व्यूज पाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकती हो? सेड्रिक से मिलकर मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया। मिकी और मैं घर चले गए, लेकिन सेड्रिक की बातें अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही थी।
किसी वजह से मुझे काफी हर्ट फील हो रहा था। जल्दी ही मिकी और मुझे एक और जॉब ऑफर मिला। एक नए प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों में से किसी एक को चुना जाने वाला था। इन अ फ्यू डेज हमें एक स्क्रीन टेस्ट देना था। हम दोनों ने मिलकर इसके लिए काफी रिहर्सल्स की। स्क्रीन टेस्ट से एक दिन पहले हम दोनों ने घर पर एक स्पा ट्रीटमेंट लेने का फैसला किया। हम कुछ कॉस्मेटिक्स और स्क्रब्स ट्राई करना चाहते थे। तभी मिकी ने कहा कि उसे एक होम मेड फेस मास्क की रेसिपी पता है। उसने तुरंत वो रेसिपी बनाई और मुझे ट्राई करने के लिए बोला। मास्क थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मिकी ने कहा कि इसके रिजल्ट्स बेहद शानदार है। मैंने 1 घंटे के लिए वो मास्क लगाया और उसे धो दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह मैं बिना अलार्म के उठ गई क्योंकि मेरे चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी। मेरा पूरा चेहरा लाल पिंपल से भर चुका था। मैं तुरंत मिकी के रूम में गई और उसे अपना चेहरा दिखाया, लेकिन वो मुझे देखकर हंसने लगी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब उसी ने किया है। तुमने एक रोल पाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मिकी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। Of course I did. I'm sorry, but it's nothing personal. मैंने तो पहले ही तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाई थी। अचानक मुझे याद आया, तो क्या टीवी टावर पर भी तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? हाँ, मुझे उम्मीद थी कि वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन तुम काफी लकी थी। Anyway, I don't have time for this. मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए रेडी होना है। मैं भी अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडियो पहुंची, लेकिन पूरा क्रू मुझे देखकर डर रहा था। आखिरकार मिकी को वो रोल मिल गया और मैं उस प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। मेरा करियर खत्म हो चुका था। मैं बेवजह शहरों की सड़कों पर घूम रही थी। तभी मुझे डैन की याद आई। वही तो एक था जो मेरा असली दोस्त था। उसने मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कई बार मुझे टेक्स्ट और कॉल भी किए थे, लेकिन मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। मैंने अपनी मॉम को भी ठीक से ट्रीट नहीं किया था, और तो और मैंने अपने भाई की तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा। मैं एक छोटे से कैफे में गई और वहाँ पर बैठकर अपने मैसेजेस पढ़ने लगी। मैंने देखा कि मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे कई ईमेल्स भेजे थे। उनके पहले ईमेल्स में मुझे वार्निंग दी गई थी कि अगर मैंने एग्जाम्स नहीं दिए तो मुझे निकाल दिया जाएगा, और उनके लास्ट ईमेल में मैंने देखा कि मुझे सचमुच निकाल दिया गया है। I burst into tears। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला और कुछ करने का फैसला किया। मैं एक रियल एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी थी। उसी शाम मैं अपने होम स्टेट में लौट गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं एक रेक्टर से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी गई और उनसे कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट पॉसिबल। पेपर्स पहले ही साइन हो चुके हैं। प्लीज मुझे एक चांस चाहिए। आई प्रॉमिस आई विल वर्क रियली हार्ड एंड फिक्स एवरीथिंग। मैंने रेक्टर से काफी देर तक बात की और आखिरकार उन्होंने मुझे कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे सारे के सारे पेपर्स सिर्फ एक अटेम्प्ट में पास करने होंगे। मैंने हाँ बोल दिया और उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दिया। उसी शाम मैंने अपनी मॉम को कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, इसीलिए मैं सीधा अपने घर चली गई। मॉम मुझे देखकर खुश नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को सीवियर निमोनिया था और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट था। आई वाज शॉक्ड। मैं तुरंत अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई और देखा कि उसकी हालत सचमुच खराब थी। वो अपने बेड पर पड़ा हुआ था और उसका वजन काफी कम हो चुका था। आई फेल्ट सो सॉरी फॉर हिम। उसे इस हालत में देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। सेड्रिक ने ठीक कहा था, मैं सचमुच फालतू चीजों पर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। पॉपुलर बनने के चक्कर में मैं अपनी फैमिली को भूल चुकी थी। मैंने टिकटॉक पर अपना आखिरी वीडियो पोस्ट किया और अपने फॉलोअर्स से कहा कि अब मैं वीडियोस बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करूंगी। मेरा भाई हॉस्पिटल में है और अब मैं अपना सारा फ्री टाइम उसके साथ बिताऊंगी। मेरे आधे से ज्यादा फॉलोअर्स ने अनसब्सक्राइब कर दिया, लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं था। मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और अक्सर अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाती थी। मैंने डैन को भी कॉल किया, लेकिन वो मुझसे थोड़ा नाराज था। मुझे याद आया कि डैन ने मुझसे उसके फेवरेट बैंड की टिकट्स खरीदने के लिए बोला था। मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया और उस पर सॉस से सॉरी लिखने के लिए बोला। मैंने अपनी सेविंग से उस कॉन्सर्ट की टिकट्स खरीदी और पिज्जा डिलीवरी बॉय को उन्हें डैन तक पहुंचाने के लिए बोल दिया। कुछ ही घंटों बाद डैन मेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ था। वो बहुत खुश लग रहा था और उसने मुझे माफ कर दिया। उसके बाद हम दोनों ने साथ मिलकर उस कॉन्सर्ट को एंजॉय किया। मैंने अपनी एग्जाम्स भी पास कर ली और उसे सेलिब्रेट करने के लिए डैन और मैं कहीं जा रहे थे। अचानक कुछ लड़के मेरे पास आए। अरे तुम तो सुपर गर्ल हो, राइट? यू आर सो कूल। तुम दोबारा वीडियोस कब डालना शुरू करोगी? आई वाज सरप्राइज्ड। लोग मुझे आज भी याद करते हैं। मैंने हंसते हुए जवाब देना टाल दिया और गुड बाय बोल दिया। मैंने बस चेक करने के लिए अपना टिकटॉक खोला और मैं ये देखकर सरप्राइज थी कि मैंने जो वीडियो हॉस्पिटल में पोस्ट किया था उसे बहुत सारे व्यूज और लाइक्स मिले थे। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में सपोर्ट किया। तब मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा वीडियोस पोस्ट करना शुरू करूंगी।
लेकिन अब मैं स्टूपिड वीडियोस नहीं बल्कि सिर्फ मीनिंगफुल वीडियोस डालूंगी। और इस तरह मैंने टिकटॉक पर अपनी न्यू जर्नी शुरू की। डैन मेरा रेगुलर कैमरामैन बन गया और मैंने अपने सारे एग्जाम्स पास कर लिए। मुझे यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ने की परमिशन मिल गई। कुछ दिनों बाद मेरा भाई ठीक हो गया और मेरी मॉम के साथ भी मेरे रिलेशंस अच्छे हो गए। अब मैं अक्सर अपनी फैमिली के साथ समय बिताती हूँ। मजे की बात तो ये थी कि सेड्रिक ने भी मेरा टिकटॉक सब्सक्राइब कर लिया है। उसने मुझसे माफी मांगी और मेरी वीडियोस के लिए मुझे गुड लक विश किया। फाइनली अब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। क्या आप भी अक्सर टिकटॉक्स देखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।